अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो स्टार्ट करते हैं आज की न्यू एपिसोड बिना किसी देर के। हैदर खान को गाड़ी में बैठा देखकर फरिश्ते के नाजुक बदन में इर्तियाश हुआ था। इतनी सर्दी में भी नाजुक वजूद पसीने से तर हुआ था। वो सफेद शलवार कमीज पहने, स्याह शाल कंधों पर डाले, सिगरेट लब्बों में डुबाए गहरे कश लेते विंड स्क्रीन से बाहर सर्द स्पॉट अंदाज में देख रहा था। चेहरा जरूरत से ज्यादा सर्द और संजीदा था। खूबरू वजीन नकोश तने हुए थे। आंखें इंतहा की सुर्ख थी। फरिश्ते के कदमों को जैसे किसी आईनी जंजीर ने जकड़ा था। कदम मन मन भड़के हुए थे। ओजिला ने इसे रुकते देखकर इसका हाथ पकड़कर खींचा तो फरिश्ते के कदम बुरी तरह लड़खड़ाए थे। लब्बों से सिसकारी सी बुलंद हुई, चेहरे का नकाब कीड़ा था। इसकी बुलंद सिसकारी पर हैदर खान की निगाहें बेइख्तियार सर से पैर तक पर्दे में लिपटी औरत पर उठी। फरिश्ते जल्दी से अपना रुख फेरते लड़सते हाथों से अपना चेहरा ढकने लगी। वो बुरी तरह कांप रही थी। हैदर खान का खौफ इस पर बुरी तरह सवार था। वो हैदर हकम खान की बीवी थी। इसके बेटों को इससे दूर कर दिया था। यकीनन वो मौत से कम की सजा इसे ना सुनाता। इसका सर्द स्पॉट चेहरा बता रहा था वो पहले वाले हैदर खान से ज्यादा बेरहम हो चुका है। हैदर खान की सर्द स्पॉट निगाहें स्याह चादर में मलबूस नाजुक वजूद की पुश्त पर थी। वो बुरी तरह कांप रही थी। वो सिगरेट के गहरे कश लेते इसके नाजुक वजूद पर अपनी सर्द सुर्ख नजरें गाड़े हुए था। इसे देखते किसी की याद शिद्दत से आई थी। सामने खड़ी औरत की पुश्त को वो शोलाबार निगाहों से घूर रहा था। इसका इसकी खानम के साथ मुतशाबा होना ही इसके खून में शरारे ढेका चुका था। आंखों में जैसे खून उतर आया था। सवात की इस सड़क पर हर औरत ऐसे ही पर्दे में लिपटी नजर आती थी, मगर इसे देखकर आखिर इसे क्यों अपनी खानम की याद आ रही थी। और इस बेरहम की याद आते इसका वजूद तांबे की मानंद चल रहा था। सुबह से रात और रात से सुबह वो इसे ही तो ढूंढता रहता था। किन किन असाबों से वो नहीं गुजरता था। तराब शराब और अपनी खानम की जुदाई से पागल किए रखती थी। अपनी हवेली छाना वो भूल चुका था। हर वक्त सफर में होता था। इस वक्त इसकी स्याह आंखें जल रही थी। सिगरेट का कश लेता वो इसे स्याही माइल लबों में डुबा गया था। जब से वो जुदा हुई थी वो सिगरेट से ही तो खुद को दहकाते पुरस्कून करता रहता था। हैदर खान सिगरेट का गहरा कश लेते ही इसे बहुत गहरी मगर सर्द निगाहों से देख रहा था। क्या हुआ है तुम्हें? तुम बैठ क्यों नहीं रहा? तुम ऐसे काम क्यों रहा है? अपना दुपट्टा, अपना दो बेटा तुम किसी के पास छोड़कर आया है। वो तुम्हारा दूध के बगैर ज्यादा देर नहीं रह सकता। और तुम इधर खड़ा कामते हुए अपना और हमारा वक्त बर्बाद कर रहा है। ओजिला इसे देखते गुस्से से बोली। ओजिला इसके साथ ही रहती थी। अरहाम ने इसके लिए और दराब के लिए ओजिला खादमा के तौर पर रखवाई थी। मगर 24 साल बेवा ओजिला फरिश्ते की सहेली बन चुकी थी, जिस पर फरिश्ते जान छिड़कती थी। ओजिला तो थी ही ऐसी खुश रहने वाली, अपने सामने ना किसी को बड़ा और ना किसी को छोटा समझने वाली। ना बाप बाप, ना बहन भाई, ना कोई और रिश्ता, सिर्फ अब फरिश्ते दराब जराब थे। दराब जराब के लिए अरहाम ने एक ढेर उम्र की मुलाजमा भी रख कर दी थी। इसके पास ही फरिश्ते दराब जराब को छोड़कर आई थी। मम, ओजिला इस गाड़ी वाला मर्द को बोलो चला जाए। मुझे इसके साथ नहीं जाना। फरिश्ते गहरे सांस लेते बमुश्किल बोली थी। मारा क्या हुआ तुमको? ये गाड़ी वाला अच्छा इंसान लग रहा है, जिसका नजरों में हया है, वरना तुम नहीं जानता इस मर्द जात को हमने देखा है। बेवा होने के बाद घात लगाए बैठा रहता है। जहां कमजोर औरत मिला नहीं वहां शहद की मक्खियों की तरह भम्बाना शुरू कर देता है और मौका मिलने पर काट भी देता है। ओजिला गुस्से से चीखी थी। हैदर खान इन दोनों को बीच सड़क पर जमे देखकर गुस्से से गाड़ी से उतरते अपने भारी कदमों से इनकी तरफ बढ़ा। आप दोनों को लिफ्ट चाहिए कि नहीं? मैं यहाँ से जाऊं क्या? हैदर खान की गरजदार आवाज पर फरिश्ते बुरी तरह उछली थी। अपने सामने खड़े नाजुक वजूद का कांपना देखकर हैदर खान का खून रगों में भड़का था। वो सच में इसकी खानम की तरह हरकतें कर रही थी और हैदर खान का बस नहीं चल रहा था सामने खड़ी औरत की जान ले ले। इसका इसकी खानम के साथ मुतशब्बा होना ही इसे आग लगा रहा था। अगर वो सच में इसकी खानम होती तो वो इसे ढेर कर रख देता। हैदर खान गुस्से से इसकी तरफ बढ़ते इस नाजुक कपकपाते वजूद के मुकाबिल आया। फरिश्ते इसे एक नजर ही इसकी तरफ देखते अपना रुख फिर से पलट गई। हैदर खान की नजर एक पल के लिए इसकी ब्राउन बड़ी बड़ी आंखों पर पड़ी थी। हैदर खान की रंगत तांबे की मानंद सुर्ख हुई थी। इसे ये ब्राउन आंखें भी अपनी खानम की याद दिला गई थी। ओ मारा, हमको चाहिए लिफ्ट। इस बेचारे का शोहर अस्पताल में जिंदा और मौत का जंग लड़ रहा है।
इसलिए तो ये बेचारा ऐसा हरकत कर रहा है। तुम शरीफ आदमी मालूम होता है, अगर तुम हमको छोड़ देगा तुम्हारा भला होगा। ओजिला हैदर खान को देखते गिड़गिड़ाते हुए बोली। हैदर खान जो इसे एक पल के लिए फरिश्ते समझा था, ओजिला की बात सुनते वो अपनी पिछली गर्दन एक हाथ से मसल गया था। इस एक लम्हे में ही वो दहकता तंदूर बना था। मुकाबिल इसकी खानम कैसे हो सकती थी? वो गलत सोच रहा था। अनहामी से किसी सूरत स्वाद नहीं देख सकता था और ना ही रख सकता था वो इसे। पूरा स्वाद इसका था और स्वाद का हर घर हर हवेली वो छान चुका था। वो स्वाद में हो ही नहीं सकती थी। इसकी खानम और इसके बेटे स्वाद में होते इसे पल में खबर हो जाती। ऐसा कैसे हो सकता था? वो स्वाद में रहकर यूं धड़ल्ले से स्वाद की सड़कों पर मटर गश्त करे। बेटे हो तेरी बुड्ढी इसकी खानम रात के अंधेरे में इस इलाके में कभी नहीं निकल सकती थी, इतना तो इसे जानता था वो। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूं, वो इसलिए नहीं उसको पहचान सकता क्योंकि उसने अपनी आंखें, वो टोपी बुर्का नहीं हम जिसको कहते हैं वो पहना हुआ, जिसके अंदर मुंह हाथ पैर सब कुछ ढका होता है, तो वो बेचारा कैसे पहचान ले? क्योंकि स्वाद के अंदर हर तीसरी तीसरी या दूसरी औरत ने ऐसे ही नकाब वगैरह किया होता है, इस वजह से नहीं वो पहचान रहा। हालांकि फरिश्ते पहचान चुकी है, वो हैदर हाकम खान है। चलो, ओजिला ने फरिश्ते का हाथ सख्ती से थामा। ओजिला, खुदा का वास्ता इसको यहाँ से भेज दो। मुझे इसके साथ नहीं जाना, मेरा दिल निकल जाएगा। तुम्हें खुदा का वास्ता इसको भेज दो इधर से। फरिश्ते ने बहुत आहिस्तगी से कहते रोते हुए इसके आगे हाथ जोड़े। ओजिला फरिश्ते के रवैये पर परेशान हुई थी। चलो, हैदर खान इन दोनों को पूछते देखते गुस्से से गिराया। वो दोनों इसकी तरफ पुश्त किए आहिस्तगी से एक दूसरे से बातें कर रही थी। आज राती से लंदन निकलना था, वहां अपने दराब जराब अपनी खानम को तलाश करना था। खानम तेरे सामने खड़ी, तू सोने लंदन की करत चला। हैदर खान की गिराहट पर फरिश्ते फिर से उछली थी। हैदर खान सामने चादर में लिपटे वजूद को यूं घबराते हुए अब लब भेज गया था। वो लड़की मुसलसल कांप रही थी। ओजिला परेशानी से फरिश्ते को देखते हैदर खान की तरफ बढ़ी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने हमारा बात सुनकर तुमने गाड़ी रोका। तुम जाओ, हम कोई टैक्सी ले लेगा। ओजिला ने हैदर खान को देखते कहा, मेरे साथ जाने में क्या मसला है? हैदर खान ने सर्द आवाज में पूछा। इसका दिल नहीं मान रहा था इतनी राहत में इन औरतों को तन तनहा छोड़कर जाना। हम तुमको जानता नहीं है, इसलिए ओजिला ने फरिश्ता को घूरते पट से जवाब दिया। टैक्सी वाले को तुम लोग जानती हो? हैदर खान की बात पर ओजिला के चेहरा सुर्ख हुआ था। वो, हमारा मतलब है हम टैक्सी से चला जाएगा, तुमको तकलीफ होगा। ओजिला बेचारगी से मनमनाई थी। नहीं, मुझे तकलीफ नहीं होगी, तुम लोग चलो मेरे साथ, हैदर संजीदगी से बोला था। ओ मारा, हमने तुम्हारे साथ नहीं जाना, हमको माफ कर दो। ओजिला अपनी आदत के मुताबिक गुस्सा आया था। हैदर खान कुछ पल सामने खड़ी लड़की की पुश्त को घूरता रहा। पता नहीं से ओजिला पर नहीं, सामने खड़ी लड़की पर क्यों गुस्सा आ रहा था। वो फिर हाथ में दबा सिगरेट जमीन से मसलते लंबे लंबे ढंग बढ़ता अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। ओजिला सामने से आती एक गाड़ी की तरफ मुड़ गई थी, मतलब कि उधर को रुक कर लिया था वो गाड़ी रोकने के लिए उसने। इशारा करते हुए इसे रुकवाने लगी। हैदर खान तासब से सर हिलाते हुए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। वो लोग टैक्सी नहीं, ऐसे ही कोई गाड़ी रुकवा रहे थे जैसे इसकी गाड़ी रुकवाई थी। हैदर खान अपनी गाड़ी में बैठते गाड़ी स्टार्ट की, मगर थोड़ा आगे जाने पर हैदर खान को अपनी गाड़ी रोकनी पड़ी थी। बैक व्यू मिरर से नजर आने वाले मंजर ने इसकी आंखों में शोले से दहका दिए थे। जो गाड़ी पीछे खड़ी दो औरतों ने रुकवाई थी, इसमें से एक मर्द निकले शायद इन दो औरतों को हरास कर रहा था, शायद इन्हें जबरदस्ती गाड़ी में बैठने को मजबूर कर रहा था। वो आदमी जबरदस्ती इस नकाब वाली औरत का हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा था। हैदर खान ने गुस्से से अपनी गाड़ी पीछे की तरफ ली थी। ओजिला ने इस आदमी की कलाई पर दांत काटते इसे पीछे करने की कोशिश की, जो फरिश्ते की कलाई जगड़े हुए था। फरिश्ते अपनी कलाई छुड़वाने की नाकाम सही कर रही थी। वो जबरदस्ती से गाड़ी में बिठाने की कोशिश कर रहा था। रात गहरी और स्याह थी। वो लोग जहां खड़े थे, यहाँ बहुत कम गाड़ियां गुजरती थी। फरिश्ते शेराम की मौत का सुनकर बदहवास होते निकल आई थी, बल्कि इसे कोई होश ही ना था। वरना इस टाइम इस इलाके से निकलना खतरनाक हो सकता था। यहाँ मर्द नहीं नजर आते थे तो औरतें होने का सवाल पैदा नहीं होता था। और वो आदमी काफी खतरनाक था। इस टाइम दो औरतों को देखकर फरिश्ते को जबरदस्ती गाड़ी में बैठने पर मजबूर कर रहा था। वो निकाब में ही इसे काफी अट्रैक्ट कर गई थी। इसकी बड़ी बड़ी ब्राउन आंखें और चादर में लिपटा नाजुक वजूद इस आदमी को भाग गया था। इस आदमी ने ओजिला के मुंह से अपनी कलाई छुड़वाते इसके गाल पर जोरदार थप्पड़ झड़ दिया था। ओजिला जमीन पर ऊंधे मुंह गिरी थी। फरिश्ते ने चीखते हुए अपनी कलाई छुड़वाने की कोशिश की।
इस आदमी ने हाथ बढ़ाकर इसका निकाब खींचते उतार दिया था। वल्लाह, तुम सच में हमारा सोच से ज्यादा खूबसूरत निकला। वो आदमी फरिश्ते के खूबसूरत चेहरे पर निगाहें गाड़े बहके बहके अंदाज में बोला। हैदर खान की गाड़ी के टायर इन दोनों के सामने आते बुरी तरह चरचराए थे। वो आदमी फरिश्ते की कलाई छोड़ते हैदर खान की तरफ मुड़ा। फरिश्ते जल्दी से मुंह फेरते अपने चेहरे को अच्छी तरह ढक गई थी। वो मजीद कांपी थी। अगर अब हैदर खान को पता चला कि वो इसकी खानम है, वो इस आदमी और इसे दोनों को मौत के घाट उतार देगा। हैदर खान तैशो इश्तियाल से गाड़ी से उतरते इस आदमी की तरफ बढ़ते इसके चेहरे पर पूरी कुव्वत से मुक्का जड़ दिया था। वो आदमी नशे में था। वो लड़खड़ाते हुए दूर जा गिरा था। हैदर खान ने गुस्से से इसे गिरबान से जकड़ कर उठाते हुए इसे अपनी गाड़ी की बोनट पर पटकते हुए इसके चेहरे पर मुक्कों की बरसात कर दी थी। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे इलाके में किसी औरत को हरासा कर रहे हो, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। हैदर खान ने तैशो इश्तियाल से गरजते हुए इस आदमी के चेहरे पर मुक्कों की बरसात कर दी थी। हैदर खान पागल हो रहा था। जिस औरत को देखकर इसे अपनी खानम का ख्याल आया, इस औरत को भी कैसे कोई गैर मर्द छू सकता था। वाह वाह वाह। हैदर खान पागलों की तरह इसके जबड़े पर मुक्के मारे जा रहा था। ओजिला और फरिश्ते कामती हुई हैदर खान को देख रही थी, जिसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। अल्लाह अल्लाह, हमको इस गाड़ी वाला शरीफ आदमी से ज्यादा डर लग रहा है। ये तो बड़ा खतरनाक निकला। ओजिला ने फरिश्ते के कान में झुकते सरगोशी की थी। हाँ सच में खान बहुत खतरनाक है। फरिश्ते ने हैदर खान को खौफजदा निगाहों से देखते कपकपाते लब्बों से सिसकते हुए कहा। खान। ओजिला ने हैरानगी से फरिश्ते के लफ्ज दोहराए थे। ओजिला और फरिश्ते ने सरसमीगी से हैदर खान को देखा, जो अब अपनी पिस्टल निकालते इस आदमी पर तान चुका था। हमको माफ कर दो, हम नशे में था, वरना हम खुद औरत का बहुत इज्जत करते हैं। वो आदमी हैदर खान के आगे हाथ जोड़ते गिड़गिड़ाया था। नशे में भी एक औरत पर बुरी नजर क्यों डाली, वो भी इस औरत पर जिसे देखकर मुझे अपनी खानम याद आई। हैदर खान इसे बोनट पर लेटाए इसकी कनपट्टी पर पिस्टल रखे धारा था। फरिश्ते का वजूद अब आंधियों की जिद में आया तो वह कपकपाते हुए मुंह पर हाथ रख गई थी। हैदर खान का खौफ रग रग में समा रहा था। अगर इसे जरा भी अंदाजा हो जाता वो इसकी खानम है, यकीनन वो इसकी जान ले लेता। ओजिला हैरानगी से हैदर खान के लब्बों से लफ्ज खानम सुनकर फरिश्ते को देखने पर मजबूर हो गई थी, तो बहती आंखों से कामते हुए हैदर खान को देख रही थी। हमको माफ कर दो, हम कभी ऐसा नहीं करेगा। वो आदमी हाथ जोड़े गिड़गिड़ा रहा था। तुम ऐसा करने के अब काबिल रहोगे भी नहीं। मेरे नजदीक जो मर्द एक औरत की इज्जत उतारने का सोचे भी, इसके लिए मौत की सजा इसे कम नहीं होनी चाहिए। तूने तो सरेआम सड़क पर एक औरत के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। अगर मैं ना आता तो तुम पता नहीं क्या करते। हैदर खान वो पिस्टल पूरी कुव्वत से इसकी कनपट्टी पर मारते हुए गुस्से से गिराया था। वो आदमी चीखते हुए अब गिड़गिड़ाने लगा। हैदर खान की आंखों में मौत का रक्स नाच रहा था। हैदर खान ने इस आदमी का हाथ पकड़े इसमें फायर कर दिया। ओजिला मुंह पर हाथ रखे चीख पड़ी थी। फरिश्ते तो खौफ से चीख भी ना सके थी। हैदर खान ने इस आदमी के दोनों हथेलियों में फायर किए थे। वो आदमी दर्द से चीख रहा था। हैदर खान इसे गिरेबान से जगड़ते सड़क पर पटक चुका था। फरिश्ते अपने चकराते सड़क को संभालते बमुश्किल खड़ी थी। गाड़ी में बैठे हैं आप दोनों, हैदर खान ने ओजिला के करीब आते संजीदगी से कहा। फरिश्ते पर निगाह नहीं डाली थी। फरिश्ते ने ओजिला को देखते खौफ से नफी में सर हिलाया था। हैदर खान ने इसे सर नफी में हिलाते देखकर अपने जबड़े भींच गया था। एक गाड़ी वाला शरीफ आदमी, तुम जाओ यहाँ से, हम चला जाएगा। ओजिल अपना खुशक हल्तर करते हुए बमुश्किल बोली थी। फरिश्ते से ज्यादा अब इसे इस शरीफ आदमी से खौफ आ रहा था। वो कुछ पल फरिश्ते को लब बेचते देखता रहा, जो अपनी चादर से अपनी आंखें तक छुपा रही थी। हैदर खान ने गुस्से से आगे बढ़ते फरिश्ते की कलाई जकड़ते अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। फरिश्ते अपने मुंह पर हाथ रखते अपनी सिसकें तक रोक चुके थे। वो पिछली गाड़ी का दरवाजा खोलते फरिश्ते को अंदर बेदर्दी के साथ धकेल गया था। फरिश्ते पीछे को होते अब अपनी आंखें तक छुपाए चेहरे पर घूंघट डाल चुकी थी। मेरे लिए हर औरत की इज्जत इतनी ही कीमती है जितनी मेरी औरत की। आपकी जगह मेरी औरत होती, रात के इस पहर इसे बाहर आने पर बहुत बुरी सजा देता। लेकिन मैं जानता हूँ मेरी खानम कभी ऐसा नहीं कर सकती। हैदर खान फरिश्ते के चेहरे पर घूंघट देखते संजीदगी से बोल रहा था। फरिश्ते बुरी तरह कांपते अपनी सिसकियां रोके रो रही थी। माफ कीजिएगा, आपकी कलाई छुई। एक गैर औरत को छूना मुझे भी अच्छा नहीं लगा। हैदर खान संजीदगी से कहते पूरी कुव्वत से दरवाजा बंद कर चुका था। फरिश्ते लड़ते हुए दरवाजे में समा गई थी। ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ते हैदर खान ने ओजिला को घूर कर देखा, जो ये हैरानगी बल्कि परेशानी से सब देख रही थी।
हैदर खान के घूरने पर वो कांपते हुए तेजी से गाड़ी की तरफ बढ़ते गाड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गई थी। हैदर खान ने ड्राइविंग सीट पर बैठते गाड़ी स्टार्ट की थी। अबीर चिल्ड्रन वार्ड से बाहर आते अपने चेहरे पर हाथ रखते फूट फूट कर रो दी थी। बहराम को ऐसे देखना इसके लिए बहुत मुश्किल था। शेराम खान को तो वो एक लम्हे के लिए नजर भरकर नहीं देख सकी थी। वो दीवार के साथ टेक लगाए बुरी तरह से सक रही थी। अबीर काफी देर तक दीवार के साथ टेक लगाए रोती रही थी। बहराम शेराम को ऐसे देखकर इसका दिल फट रहा था। वो अपने आंसू साफ करते आगे बढ़ी थी कि एक कमरे से आती आवाज पर इसके कदम ठहरे थे। वो हॉस्पिटल के जिस हिस्से में थी ये बहुत बड़ा था। यहाँ मुख्तलिफ वार्ड्स और कमरे भी थे जहाँ पेशेंट्स के लिए दो दो बेड रखे गए थे। कुछ बच्चों की कंडीशन की वजह से इन्हें अलग रूम में शिफ्ट किया जाता था। वो बच्चे जिन्हें दिमागी अमराज का कोई मसला होता था। कमरे के आध खुले दरवाजे से आती आवाज पर अबीर के बदन में कपकपाहट शुरू हुई थी। दिल की धड़कनें पूरी तरह मुंतशिर हुई थी। बुराक अबीर के कपकपाते लब बेआवाज फड़फड़ाए थे। दूसरे लम्हे वो एक झटके से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुए। बेड पर बुराक ही बैठा था जिसके सर पर पट्टी बंधी थी। अबीर दिल पर हाथ रखे शिद्दत से रो दी थी। बुराक अबीर रोते हुए बुराक की तरफ बढ़ते इसके पास बेड पर बैठते से सीने से लिपटा गई थी। वो इसके हिसार में मचला था। वो इसे सीने से लिपटाए शिद्दत से रो रही थी। वो बुराक के कितनी बेचैन थी मिलने के लिए। वो वही जानती थी। दराम इसका फोन ही नहीं उठाता था। बुराक कैसा है वो ठीक है या नहीं इसे मालूम ही नहीं था। बुराक के लिए इसके दिल में ममता की तरफ थी। कोई इसका और बुराक का रिश्ता नहीं समझ सकता था मगर वो इसे बेहद चाहती थी। अबीर इससे लैदा होती इसका चेहरा नरमी से दोनों हाथों में थामे अब इसे रोते हुए दीवानों की तरह चूम रही थी। बुराक ने अपने दोनों हाथों से बुरी तरह झटका था। अबीर पीछे को होती लड़खड़ाई थी। अबीर ने हैरानगी से इसे देखा। वो नागवाड़ी से इसे सर्द निगाहों से देख रहा था। इसकी सर्द अजनबियत निगाहों से अबीर को धक्का सा लगा था। इसकी आंखों में अजनबियत और चेहरे पर सर्दपन था। अबीर गहरे सांस लेते बेयकीनी से इसे देख रही थी। Who are you? And what are you doing? डिस्कटिंग ब्रॉक अपने चेहरे से इसका लमस रगड़ता नागवाड़ी से बोला। ये क्या कह रहे हो मम मैं कौन हूँ? अबीर ने हैर तो इस्तजाब से कहते अपने धड़कनों पर अंगशत शहादत वाली उंगली रखते हिचकी ली थी। इसका सर्द स्पॉट नागवाड़ियत भरा रवैया इसके दिल पर चीरे की मानंद लगा था। Are you deaf? This is what I said. Who are you and what cheap actions are you doing? आप बहरी हैं क्या? यही तो कह रहा हूँ। आप क्या कह रही हैं? ये क्या चीप हरकत की जो आप कर रही थी? बुराक अब दबे अंदाज में चीखा था। चीप हरकतें ये बुराक? ये क्या कह रहे हो तुम? ये कैसे बात कर रहे हो मुझसे? अबीर रोते हुए बोली। आप मेरे लिए स्ट्रेंजर हैं। आप मेरे कमरे में बिना इजाजत के आकर मुझे किसेस कर रही हैं। तो क्या कहूँ इसको? बुराक अबीर को सर्द निगाहों से घूरकर लफ्ज छुपाते हुए बोला। मुझे लगता है कि बुराक की ना याददाश्त चली गई हुई है क्योंकि वो है भी दिमागी अमराज वाले स्कैम हॉस्पिटल के अंदर, वो वाले वार्ड के अंदर। मुझे जस्ट लाइक ऐसा लगता है। देखते हैं आगे क्या बनता है। स्ट्रेंजर हूं मैं? स्ट्रेंजर कहते हैं अननोन पर्सन को। अबीर ने अंगशत शहादत दिल के मुकाम पर उंगली रखते हिचकी ली थी। जवाबन बुराक को नागवाड़ी से देखता पाकर अबीर की हिचकियां भरी थी। बुराक का रवैया इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो अंदर से जैसे मर रही थी। मैं आपकी आबी जान बुराक। अबीर ने रोते हुए कहते इसका चेहरा दोनों हाथों से फिर से जकड़ा। इसके सर पर बंदी पट्टी से बहुत तकलीफ दे रही थी। फूल जैसा चेहरा जर्द था। अबीर के दिल को खींच पड़ी थी। डोंट टच मी। अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और कौन आप भी जान? मैं फर्स्ट टाइम आपको देख रहा हूँ। बुराक इसका हाथ झटकता चीखा था। कौन आप भी जान? ये क्या कह रहे हो तुम? अबीर की सिसकियां भरी थी। दिल में दर्द ही दर्द था। कोई रिश्ता इसके पास ना रहा था। अब बुराक भी इसे पहचानने से इनकार कर रहा था जिसने इसे मुर्दा से जिंदा किया था। जानती हो तुम मुझसे नाराज हो। तुम्हारा नाराज होना बनता भी है। मगर ये तो मत कहो तुम अपनी अभी जान को जानते नहीं। बहुत मोहब्बत करती हूँ तुमसे। तुम्हारी मम्मा नहीं मगर तुमसे मोहब्बत एक माँ की तरह ही करती हूँ। आप मेरी मम्मा हो भी नहीं सकती। मेरी मम्मा बहुत अच्छी है और मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ। बुराक नागवाड़ी से बोला। मम्मा? अबी ने रोते हुए तरीर से इसका लफ्ज दोहराया। बाबा, बाबा। बुराक अपने सर को दोनों हाथों से जगड़ते चीखा था। दराम खान जो वॉशरूम में था बुराक की चीखों पर जल्दी से वॉशरूम से बाहर आया। अबीर को बुराक के सामने बेड पर बैठे देखकर वह हैरान हुआ था। बुराक मेरी बात सुने। अबीर ने इल्तिजाई लहजे में गड़गड़ाते हुए इसका हाथ पकड़ा। आह। वो अपना हाथ छुड़वाते हुए अपना सर दोनों हाथ में जगड़ते चीखें मारने लगी।
दराम जल्दी से आगे बढ़ते अबीर की कलाई जकड़ते कमरे से बाहर निकल आया था। अबीर दराम खान के सार में खींचती चली आई थी। वो बेदर्दी से इसकी कलाई खींचते फाइट कॉरिडोर में लाया, जहां रात का सन्नाटा छाया था। मध्यम सी लाइट जल रही थी। छोड़े मुझे दराम खान, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? अबीर अपनी कलाई छुड़वाते हुए चीखी थी। वो इसे बुरी तरह दीवार में पटक गया था। अबीर ने दर्द से कराते हुए दराम खान को देखा, जो इसे सर्द सुरख निगाहों से देख रहा था। अबीर की चादर सर से उतरते कंधों पर आई थी। क्या चाहती हैं आप? क्या बुरा की जान लेना चाहती हैं तो सीधी तरह इसके सीने में पिस्टल की गोलियां उतार दें, क्योंकि इसे तड़पते सिसकते हुए मरते मैं नहीं देख सकता। दराम ने अपनी कमीज की पॉकेट से पिस्टल निकालते पीठ के हाथ में पकड़ाई। एक ते याड़ा खानजादे जिन्ने भी अपने डप दे नाल पिस्टल लाके घूमदे। ਉਹ ਸੀ ਉਹ ਹੈਦਰ ਉਹਨੇ ਪਿਸਟਲ ਕੱਢੀ ਏ ਪਿਸਟਲ ਦੌਰਾਨ ਪਿਸਟਲਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਦੇ। अबीर ने कांपते हाथों से पिस्टल पकड़ते राम खान को भीगी निगाहों से नासमझी से देखा। क्या देख रही हैं आप ऐसे? तरस खाऊं मैं आपकी झूठी ममता, झूठे आंसुओं पर मैं क्या? राम खान तलखी से बोलता। अबीर के आर्ज पर बहते आंसुओं को देखते सजाइया हंसा। झूठी ममता, झूठे आंसू नहीं है मेरे, अबीर तड़पते हुए बोली थी। झूठी हैं आप और झूठे हैं आपके आंसू। आपकी वजह से मेरा बेटा मौत के मुंह में चला गया। आपकी वजह से मेरा बेटा मौत के मुंह में चला गया था। खून में लथपथ लाया यहाँ। पूरी रात में इस ठंडे कॉरिडोर में चक्कर लगाता रहा। जिंदगी अंधेर हो गई थी मेरी। कहाँ थी आपकी ममता? कहाँ थी आप? राम ने इस तजैया अंदाज में सवाल किए। मम्मा मैं मजबूर थी, औरत हूं मैं, जिसे शायद सांस भी मर्दों की इजाजत से लेना पड़ता है। अबीर रोते हुए बोली। नहीं अबीर, औरत को सांस मर्द की मर्जी से नहीं लेना पड़ता। औरत मर्द को इस हद तक मजबूर करती है कि वो इसकी सांस से घूटने लगता है। आप औरत थी, फिर यहाँ की औरत हैं आप। आपको अपनी लिमिट्स का पता होना चाहिए था। आपको बुराक के करीब नहीं आना चाहिए था। सच बताऊं, आपके इस एक्ट की वजह से मेरे दिल में आपके लिए जगह बनी। मैं आपसे मोहब्बत करने लगा। बुराक आपकी बातें बताता था, मैं बिन देखे आपको देख चुका था। आपके बाल कैसे हैं? आपकी आंखों का कलर क्या है? आपके होंठ कैसे हैं? बिना देखे भी मुझे पता था। दराम इसके चेहरे के नुकोश पर नजरें गाड़े सर्द स्पॉट लहजे में बोल रहा था। ये क्या कह रहे हैं आप? अबीर इसके लफ्ज सुनते गिराई थी। हकीकत बता रहा हूँ मिसेस अस्फंयार खान, आप गैर शुदा हैं। ये सोचती आपको अपने निकाह में लेने का खुद से अहद भी कर चुका था। राम खान की बात सुनते बीर के हाथों से पिस्तौल छूटकर जमीन पर गिरी थी। वो कांपते हाथों से अपनी चादर सर पर जमाते अपने चेहरे का निकाब कर गई। राम खान इसे देखता तलखी से हंसा। कोई फायदा नहीं आप अपने आप को खुद छुपाने का। आप मुझ पर जुल्म कर चुकी हैं। अब कभी शायद आप मेरे दिल से ना उतर सके। मर्द जिस औरत को पा न सके वो सारी उम्र इसके दिल से नहीं उतरती। राम खान इस्तजाइया बोलते कड़ब से मुस्कुराया। अबीर गहरे सांस लेते हिजल करे नम आंखों से इसे देख रही थी। 24 घंटों बाद बुराक को होश आया था। जब होश में आया तो वो अपनी याददाश्त खो बैठा था। देखा, मैंने कहा था ना, तराम खान नम लहजे में बोल रहा था। ये सुनते अबीर के चेहरे से फिर से निकाब गिरा था। शाल सर से उतरते इसके कंधों पर आई थी। वो गहरे सांस लेते बेयकीनी से नम निगाहों से इसे देख रही थी। इसकी याददाश्त 2 साल पीछे चली गई है। इसकी याददाश्त जो है वो 2 साल पीछे, मतलब बैकवर्ड चली गई है, जहां इसकी मोड़े इसकी दादी जिंदा थी। तराम कपकपाते लब्बों से भीगे लहजे में बोल रहा था। अबीर दिल पर हाथ रखते रोते हुए सुन रही थी। जब वो होश में आया, बिस्सू ने सबसे पहले अपनी मोड़े के बारे में पूछा। मुझे इस वक्त समझ नहीं आ रहा था इस बात की खुशी मनाऊं कि रोऊं। अगर वो होश में आते आपके बारे में पूछता तो क्या कहता मैं इससे? इसने अपनी मोड़े के बारे में पूछा, तब भी समझ नहीं आया क्या कहूं। बेबसी ही बेबसी थी। बुराक मेरी जिंदगी है, इसे किसी सूरत खो नहीं सकता था। लेकिन एक बात हम दोनों बाप बेटे के हक में प्लस पॉइंट साबित हुई। वो आपको भूल गया और मेरी खुदा से यही दुआ है कि इसकी याददाश्त कभी वापस ना आए। आप कभी इसकी याद में भी ना आए। राम खान की बात पर वो जरा हाथों में छुपाई फूट फूट कर रो दी थी। एक ही हल था मेरे पास, इसकी मोड़े इसे ला दूं, वरना वो जान से चला जाता है। इसलिए इसकी खाला सब्जीना से मैंने निकाह कर लिया। वो बुराक की हम शक्ल है। वो बुराक की माँ की हम शक्ल है। बुराक की नहीं, बुराक की माँ की, मतलब ट्विंस होंगी ना उसकी मम्मा। बुराक इसे अपनी मोड़े ही समझता है और वो इसकी मोड़े ही है। राम खान अपनी नम आंखें उंगलियों से मसलता भीगे लहजे में कड़प से बोला। अभी दीवार में समाई फूट फूट कर रो दी थी। दोबारा आप कभी बुराक के सामने मत आइएगा।
वरना वो सच में अपनी जान से जाएगा। दरामा भीड़ के लड़ते रोते वजूद पर खैर बार निगाहें डालते हुए, बोलते हुए, पलटते हुए बुराक के कमरे की तरफ बढ़ा। दराम खान। अबीर की नम आवाज पर इसके भारी कदम ठहरे थे। अबीर आहिस्ते से चलते दराम खान के मुकाबिले आई। मैं बुराक के लिए खुश हूँ। खुदा ने इसे इसकी मोड़े वापस लौटा दी। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि इसे इसकी मोड़े वापस मिल गए। जो औरत आपको मिलनी नहीं, इसका शौक बनाने से अच्छा इस औरत को दिल में बसाएं जिसे खुदा ने आपके महरम बनाया। अबीर ने नम आवाज में कहते दराम खान की आंखों में देखा। अगर असफंदियार खान कभी वापस ना आता, मैं तब भी आपकी नहीं हो सकती थी, क्योंकि ये दिल, ये तन मन सिर्फ असफंदियार खान का है, मरते दम तक रहेगा। अबीर दराम खान की आंखों में देखते मुस्तहिक लहजे में बोल रही थी। दराम खान इसकी ग्रे आंखों में देखते लब भींचे हुए था। आपने मुझे मर्द की फितरत बताई, जिस औरत को वो पा न सके, इसका गम सारी उम्र नहीं जाता। मैं आपको औरत की फितरत बताती हूँ। औरत जिसकी एक बार हो जाए, वो मरते दम तक इस मर्द को नहीं भूलती, चाहे वो मर्द इसे धक्कार कर क्यों न चला जाए। और फिर अगर वो औरत एक बीवी हो, वो किसी दूसरे की तरफ देखना तो दूर की बात, थूकना भी पसंद नहीं करती। अबीर की बात पर दराम खान की रंगत सुर्ख हुई थी। रंग मत लाल करें। औरत की फितरत बता रही हूँ। मेरा रब इस बात का गवाह है, एक पल के लिए भी कभी मैं आपके लिए मेरे दिल में कोई गलत ख्याल नहीं आया। सिर्फ इसके अलावा कि बुराक के लिए मेरे दिल में सच्चे जज्बात थे, जिसे आप सबने मेरा गुनाह बना दिया। सिर्फ आपने नहीं, इस दुनिया के हर शख्स ने। ठीक कहा आपने। औरत को अपनी हदूद में ही रहना चाहिए, एक बच्चे के लिए ही सही, मगर मैंने अपनी हदूद शायद क्रॉस की, और आप दुनिया वालों ने मेरे किरदार का सर्टिफिकेट मेरे हाथ में पकड़ा दिया। इस दुनिया में औरत की सांसें घूटी जाती हैं, कभी इसकी हदूद बताकर, कभी इसके रिश्ते बताकर, कभी इसे औरत होने का एहसास दिलाकर, कभी वो औरत खुद ही अपनी सांसें घूट देती है, एक सफाक मर्द को अपने दिल, अपने तन मन का मालिक बनाकर। अभी स्मार्ट अंदाज में बोलते दराम खान की आंखों में पुरअतमाद तरीके से देख रही थी। दराम खान इसे सर्द सुरख निगाहों से देख रहा था। मुझे दिल देना आपकी गलती थी, मेरी नहीं। मुझसे निकाह करने का अहद करना आपकी गलती थी, मेरी नहीं। औरत हूं मैं, हवेली की औरत हूं मैं, मगर आपने मेरी मर्जी जाने के बगैर कैसे निकाह का अहद कर लिया। अबीर ने इस तज़य्य अंदाज में सवाल किया। इकराम खान से जवाबन सर्द निगाहों से घूर रहा था। मैं अबीर खान हूँ, जो अपनी तजलील किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करती। दूसरे की बात कैसे इसके मुंह पर मारनी है, ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ, मगर ये हकीकत है, मैं सच बोलती हूँ, जो आम मर्दों से बर्दाश्त नहीं होता। अबीर ने तल्खी से बोलते अपने चेहरे पर निकाब किया ही था। सामने से आते एस्पनियार खान को देखते इसके हाथों से निकाब छूट कर गिरा था। पूरा बदन जल्जलों के आसार में आया था। असफंदियार खान खून उतरी आंखों से इसे देखता इसकी तरफ बढ़ रहा था। अबीर कपकपाते हुए पीछे को होती दीवार से टेक लगा गई थी। तो खत्म करते हैं हम यहाँ पर अपनी पहली एपिसोड ऑफ दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को एपिसोड बहुत अच्छी लगी होगी। देखते हैं असफंदियार खान अब क्या चंद चढ़ाता है, वो अब इसका क्या हाल करता है, क्योंकि उसने सख्ती से मना किया था कि तुम मुझे दराम खान के पास बिल्कुल ना नजर आओ। देखते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में क्या बनता है। अगर आप लोगों ने हमारा अभी तक न्यू चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया, तो जल्द से जल्द कर दें। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एपिसोड बिना किसी देर के। अनया अपने कमरे में कब से बेचैनी से ठहल रही थी। एसपी दरखजई की बेबाक बातें भूल नहीं रही थी। सरान ऐसे ही अबरिश को दिल दे बैठा था, और कैसे वो गन पॉइंट पर इसे अगवा करके लाया था और जबरदस्ती निकाह कर भी लिया था। फिर बेजाद ने इसे अगवा करके रखा 4 महीने एक बंद कमरे में, और यहाँ आकर भी खानजादों का जो रूप देखा, वो सच में इसके दिल में एक अजीब सा खौफ बैठा चुका था। किसी खानजादा से निकाह करने से बेहतर इसे मरना ज्यादा आसान लग रहा था। मेरे नजदीक भी वैसे बेस्ट ऑप्शन है मरना, खानजादे तो मिट्टी डोल के रख देते हैं। खानजादा पाकिस्तान इसके नाइटमेयर की तरह था। अच्छा, मैं जस्ट के नावल के खानजादों की बात कर रहा हूँ, रियल में खानजादे वैसे अच्छे होते हैं। मेरे साथ एक दो खान मेरे दोस्त हैं, वो अच्छे हैं। मैं जस्ट फहमी बाद में आपको भाई आप खानजादों को ऐसे क्यों कह रहे हैं, नहीं 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 यार, मैं जस्ट नावल के खानजादों की बात कर रहा हूँ, जितने वो जालिम है। अच्छे भी हैं, लेकिन हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। वो इस तरह किसी खानजादा के निकाह में आकर अब्रिश की तरह बड़ी बड़ी चादरें नहीं ओढ़ सकती थी। एक तो वो खानजादा था, ऊपर से एसपी, वो भी बेबाक खानजादा। अनाया का दिल पहलू में शदीद धड़क रहा था, अजीब सा खौफ छा रहा था। अपनी माजिले से कोई उम्मीद ना थी। वो आज तक अपने लिए कुछ ना कर सकी थी, वो इसके लिए क्या करती।
اگر درغزئی نے بھی زران کی طرح اپنا کہا سچ کر دکھایا اور اسے اپنے نکاح میں لے لیا تو جو انسان نکاح کے بغیر اتنا بے پاک اور بدتمیز تھا وہ نکاح کے بعد کیا کیا نہ کرتا اور کہتا۔ اف، انایا نے اپنے چکراتے سر کو سنبھالا۔ وہ اتنی سی عمر میں یہ سب اس لیے سوچ رہی تھی، وہ بہت تلخ حقیقتیں سہ چکی تھی، مطلب کہ وہ چھوٹی عمر میں بہت کچھ دیکھ چکے تھے جو اسے یہ سب سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ ادھر اس نے بہت سی 15 سالہ لڑکیوں کی شادی ہوتے دیکھا تھا اور انہیں لڑکیوں کو 1-2 مہینے بعد ماں بنتے بھی دیکھا تھا۔ ہیں، 1-2 مہینے بعد ہی ماں بن دے؟ واہ، یہ کیڑا نواں پروسیس آ گیا بھائی، 1-2 مہینے اج ماں بنا دیں؟ ساڈے سنن جو تو 9 مہینے آندے سی۔ اچھا اچھا اچھا، اوکے اوکے، مجھے لگ گئی سمجھ، مطلب سٹارٹنگ، اوکے۔ حویلی کے ملازموں کی کچھ لڑکیوں کی عمریں اتنی ہی تھی، ان کی شادی ہو بھی چکی تھی۔ انایا کا سوچ سوچ کر دماغ شل ہو رہا تھا، بند کمرے میں اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ وہ اپنی منتشر ہوتی دھڑکنوں پر قابو پاتی اپنا گرم لانگ کوٹ پہنتے اپنے کمرے کی ٹیرس پر آئی تھی۔ ٹھنڈی یک ہواؤں نے اس کا استقبال کیا تھا۔ چہرہ پل میں سرخ ہوا تو وہ ہاتھوں کو کور کرتی برفیلی لوب کی گرم چادر پر ہاتھ جما گئی تھی۔ اس کے سیاہ سلکی بال تیز ہوا سے بکھر رہے تھے۔ وہ اپنے دھیان میں پہاڑوں کو دیکھتے بہتے دریا کو دیکھنے لگی جو حویلی کے پیچھے لان میں نیچے کی طرف گزرتا دکھائی دیتا تھا۔ وہ یہ سب دیکھتے گہری سوچ میں گم تھی۔ درغزئی اپنے کمرے میں آ کر کب سے سونے کی کوشش کر رہا تھا مگر بار بار انایا کا ٹکرانا یاد آ جاتا تھا۔ وہ اس کے سینے سے بہت بری طرح ٹکرائی تھی۔ وہ پل یاد کرتے اس کی بری حالت ہو رہی تھی۔ جوان جسم جیسے آج کچھ زیادہ ہی پریشان کر رہے تھے۔ اس کا لبوں کا پاؤڈ کی صورت میں ڈالنا اسے بار بار بے چین کر رہا تھا۔ اس کا خوبصورت چہرہ اس کی نظروں کے سامنے سے ہٹ ہی نہیں رہا تھا۔ پہلی مرتبہ تھا کوئی لڑکی بری طرح حواسوں پر سوار ہوئی ہو۔ ایسی سوار ہوئی وہ اس کے دل و دماغ سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ ایسے کیسے ہو سکتا تھا؟ 16 سال کی لڑکی اس کا دل لے بیٹھے۔ اس کا ہوش ربا سراپا درغزئی کی نظروں کے سامنے آیا۔ وہ کہیں سے بھی 16 کی نہیں لگتی تھی، وہ 19-20 کی لگتی تھی۔ فزکس سے تو ایسا ہی لگتا تھا، فزکس مطلب کہ فگر۔ چہرے پر معصومیت تھی مگر وہ یہ سوچتے بے چین ہو رہا تھا کیسے وہ 16 سال کی ہو سکتی ہے۔ درغزئی نے سوچتے ہوئے اپنی گھنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرا۔ ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بول رہی ہو، صرف مجھے خود سے دور رہنے کے لیے اس نے اپنی عمر کم بتائی ہو۔ درغزئی پریشانی سے ٹھہلتے ہوئے سوچ رہا تھا اگر اس کی عمر 16 سال کی ہی ہوئی تو کیا وہ اسے چھوڑ سکتا تھا؟ اس کے دل نے سوال کیا۔ دل میں عجیب سا ڈر اٹھا تھا۔ وہ پہلی ملاقات میں اس کے حواسوں پر چھا گئی تھی۔ لو ایٹ فرسٹ سائٹ کا مطلب آج سمجھ آیا تھا۔ یہ لو ایٹ فرسٹ سائٹ ہوتا ہے اسے یقین ہوا تھا۔ فیصلہ تو وہ کر چکا تھا، اسے اپنے نکاح اپنی سپردگی میں لے گا، چاہے حویلی والوں سے ٹکرانا پڑے یا پھر پوری دنیا سے وہ ٹکرانے کو تیار تھا۔ وہ بے چین ہوتا بیڈ سے اٹھا تھا، اپنا گرم کوٹ پہنتے وہ کمرے سے ملحقہ ٹیرس پر آیا۔ یک برفیلی ہواؤں نے اس کا استقبال کیا، وہ گہرے سانس لے کر رہ گیا تھا۔ پہاڑوں کو دیکھتے اس کی نظر ساتھ والے ٹیرس پر پڑی تھی، انایا کو دیکھتے اس کے دل کی دھڑکنیں منتشر ہوئی تھی۔ اسی لمحے انایا کی نظریں بھی بے اختیار اس پر پڑی تھی، اس کی سرخ رنگت مزید سرخ ہوئی تھی، آنکھوں میں شرارے پھوٹے تھے۔ جی مس امریکن پلٹن، یہاں کیا کر رہی ہیں آپ؟ درغزئی گرل کے ساتھ ٹیک لگے محفوظ ہوتا بولا، اس کی آنکھوں میں شرارے پھوٹتے سے بہت محفوظ کر چکے تھے۔ انایا بنا کوئی جواب دیے رخ پلٹ گئی تھی۔ درغزئی اس کے انداز پر گہرا مسکرایا تھا۔ مس امریکن، کہیں آپ کو یہ بیماری تو نہیں کہ کسی خانزادہ کو رات کے اندھیرے میں ایسے ٹیرس پر دیکھ کر ٹیرس سے خودکشی کر لینا؟ درغزئی اونچی آواز میں شرارتی لہجے میں بولا۔ انایا نے پلٹتے ہوئے اسے گھور کر دیکھا۔ دیکھو اگر تمہیں یہ بیماری ہے تو کودتے ہوئے خیال رکھنا تم دریا میں کودو تاکہ میں تمہیں بچا کر تمہیں اپنے سینے سے لپٹا کر تمہیں ناز کی۔ انایا کے خونخوار نگاہوں سے گھورنے پر وہ خاموش ہوا تھا۔ بڑا ہی کوئی بے پاک خانزادہ، اگلے کٹ سی جڑا ایک گھوڑ آ گیا۔ ڈرنے کی شاندار ایکٹنگ کرتے وہ اپنے لفظ حلق میں گھونٹ گیا۔ میرا مطلب ہے تمہیں سینے سے لگا کر خود کو سکون پہنچا سکوں۔ درغزئی اپنی مسکراہٹ دبائے بولا۔ چیپ انسان، انایا بڑبڑائی تھی۔ چیپ خانزادہ کہو میری جان، تمہاری دشمنی تو خانزادوں سے ہے، انسانوں سے کیا تمہارا واسطہ؟ درغزئی گرل سے ٹیک لگا اس کے سلکی سیاہ بالوں کو نظروں کے حصار میں لیا بولا، جن پر اس کا دل آ چکا تھا۔ نکاح کے بعد وہ ان کے بالوں کو صرف اپنی ملکیت بنا کر رکھنا چاہتا تھا۔ وہ اس کی ڈریسنگ کو گھورتے اپنے گھنی مونچھوں پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ نکاح کے بعد سب سے پہلے وہ اسے تمیز والے حلیے میں لانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ کیا خانزادہ انسان نہیں ہوتے؟ انایا اسے دیکھتے غصے سے بولی تھی۔ یہ تو تم نکاح کے بعد ڈیسائیڈ کرو گے کہ میں انسان ہوں یا کہ نہیں۔
दरखजई ने इसे बेबाकी से आंख मारी। वाकई में मैं चीप हूँ। अनया इसकी बात और इसके अंदाज पर भर भर जलती बोली थी। इसे इसकी बात का मतलब समझ नहीं आया था, मगर इसके अंदाज और आंख मारने पर इसे पक्का यकीन था इसने कोई बेबाक बात की है। वैसे तुम्हें मैं नाज़गी का मतलब भी निकाह के बाद अच्छी तरह समझाऊंगा। बड़ी कोई चंगी गल है ना समझाने वाली, जड़ी समझाऊंगा। एसपी भी वे लो है, बहुत ही पुत्र गया। फिर तुम मेरी बाहों में मुझे जितनी मर्जी गालियां देना। दरख्जई ने अनाया के होंठों को फोकस करते कहा, जो पाउट की सूरत में से देखकर सुकड़े थे। शायद वो गहरी सांस लेते अपना सांस बाहर छोड़ रही थी। ये रिलैक्स रहने की थेरेपी थी, वो खुद को रिलैक्स कर रही थी। दरख्जई को इसका हर अंदाज पागल कर रहा था। वो बहुत क्यूट हरकतें कर रही थी। कभी लब्बों का पाउट बना लेती, कभी सांस बाहर छोड़ती, कभी इसे गुस्से से देखते ग्रिल पर हाथ जमा लेती। दरख्जई अपनी घनी मूंछों पर हाथ फेरते फिर से इसका मुकम्मल एक्सरे कर रहा था बाहों में। और तुम्हारी ये बात भूल जाओ, अमेरिका अकेली चली जाऊंगी अगर किसी ने मुझसे जबरदस्ती की। अनया काफी देर तक गुस्से से चीखती रही। इसे क्या जवाब देना है वो काफी देर बाद सोचते हुए बोली थी। वो इसकी हर बात का बेबाकी से जवाब देता है, इसे अंदर तक जला देता था। नहीं जा सकोगी मेरी जान, इस मुल्क से तो दूर की बात है, इस बात से नहीं निकल सकोगी। तुम्हारा नाम ईसीएल में डाल दूंगा। वार्ड। अनया दरख्जई की बात पर हल्के बल चीखी थी। चलाना बंद करो मेरी जान, मुझे औरत का यूं चीखना चलाना पसंद नहीं। निकाह के बाद सबसे पहले तुम्हारी चीख अपने अंदाज में तुम्हारे गले में घोटूंगा। हाय अल्लाह, कितनी बेबाक बातें कर रहे हैं ना। दरख्जई ने ठंडे अंदाज में कहते इसे आंख मारी। ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। अनाया और हंसी हुई बोली थी। ऐसा ही होगा मेरी जान, निकाह के बाद तुम मुझे जान से नहीं मारोगी, मैं तुम्हारी जान निकालूंगा। अहम अहम। मेरी हरकतों सॉरी मेरी शिद्दतों पर तुम मेरे सामने नजरें नहीं उठा सकोगी कि जाके तुम कह सको व्हाट। तुम। अनैन ने रोहानते हुए से घूर कर देखा। दरख्जई इसकी आंखों में नमकीन पानी को गहरी निगाहों से देख रहा था। अब दिल कर रहा था वो नमकीन पानी अपने लब्बों से चुनना चाहता था। जी मेरी जान, निकाह के बाद सबसे पहले आप अपने खूबसूरत लब्बों से मुझे आप कहेंगी। फिर मैं आपके लब्बों को अपने लब्बों में लिए आपको बताऊंगा आपके होंठ शहद से भी मीठे हैं। दरगज़ई की बात पर कान की लों से गर्दन तक सुरख पड़ी थी। इसने अब रोहांसते हुए अपना निचला लब बच्चों की तरफ बाहर निकाला था। दरगज़ई ग्रिल से टेक छोड़कर सीधा हुआ। इसका ये अंदाज इसके दिल में नहीं रूह में उतरा था। वो तो इसे रूह तक घायल कर चुकी थी। कभी होंठों का पाउट बनाती और अब बच्चों की तरह निचला लब बाहर निकालते खड़ी भीगी आंखों से देखते इसे इन पहाड़ों दरियाओं दुनिया की हर खूबसूरती से ज्यादा खूबसूरत लगी थी। वो इसके लिए पागल हुई थी। अनया ऐसे गहरी निगाहों से खुद की तरफ देखता पाकर मजीद रोहांसती हुई हुई थी। इस बेबाक इंसान के सामने वो मजीद खड़ी नहीं रह सकती थी। वो तो बकाया कांपना शुरू कर चुकी थी। दरगज़े इसके बदन की कपकपाहट को महफूज निगाहों से देख रहा था। हर अदा मुकाबिल की जानलेवा थी और वो हर अदा पर घायल होते इसके लिए पागल हो चुका था। अनया इसे शोला भर भीगी निगाहों से देखते अंदर चली गई थी। जाते हुए दरवाजा इतनी जोर से बंद किया था कि दरगज़ई के लब्बों से बुलंद कैकफा उमड़ा था। हाय। दरगज़ई खान ने दिल पर हाथ रखते आह भरी थी। लाला हवेली आ जाए एक मर्तबा मिस अननी। फिर आप दरगज़ई खानजादा के निकाह तो जल्द करूंगा तुमसे, अब तुम्हारे बगैर गुजारा नहीं। दरगज़ई बहते दरिया को देखते मुस्कुराया था। लाला। वो बड़बड़ाया था, कमीना जब तक मेरे मुंह से लाला ना बुलवा ले चैन नहीं आता। ख्वामखा इज्जत देनी पड़ेगी इसे, जो इज्जत के लायक नहीं। कमीना कहेगा 2 साल बड़ा है मुझसे, मगर इज्जत ऐसे करवाता है जैसे 50 साल बड़ा हो। जरान का सोचते वो गुस्से से बड़बड़ा रहा था। वो अपने कोट के कॉलर झटके से अंदर की जानिब बढ़ता, बाहर खड़े होने का मकसद खत्म हो चुका था। वो तेजी से अपने रूम के अंदर चला गया था, क्योंकि बाहर रहने का मकसद खत्म हो चुका था। क्योंकि उसकी मनकूहा अंदर चली गई थी, टेरेस पर नहीं थी। इस वजह से वो भी अपनी तशरीफ उठाकर अंदर चला गया। भीड़ पीछे को कदम बढ़ाते दीवार के साथ जा लगी थी। असफंदियार खान की नीली आंखों में खून की लाली और बर्फीलापन देखते इसका नाजुक वजूद जल्जलों की जिद में आया था। अबीर की निगाहें असफंदियार खान से होते जमीन पर पड़ी, दराम खान की पिस्टल पर पड़ी। अबीर अपने पाँव से वो पिस्टल पीछे करते दराम खान की नजरों से ओझल कर चुकी थी। दराम खान की हैरान निगाहें अबीर के कपकपाते वजूद से होती असफंदियार खान पर पड़ी। इसे देखकर दराम खान का चेहरा गुस्से और इश्तियाल से सर्द और सुर्ख हुआ था। असफंदियार खान ने दराम खान तक पहुंचते इसे गिरेबान से जगड़ते इसे पूरी कुव्वत से दीवार में पटकते इसकी नाक पर पूरी कुव्वत से मुक्का दे मारा था। दराम खान की नाक से खून फवारे की मानंद छूटा था। अबीर ये देखते मुंह पर हाथ रखते अपनी चीखें अपनी सिसकियां तक रोक चुकी थी।
वो दीवार में समाये थर थर कांप रही थी। असफंदियार खान बहुत साफ लफ्जों से इसे दराम खान के सामने जाने से मना कर चुका था। वो हॉस्पिटल के इस कॉरिडोर में इसके बेहद करीब खड़ी बातें कर रही थी। अब असफंदियार खान गुस्से से इसकी जान जा रही थी। वो जानती थी वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं करेगा, शायद वो दराम खान को जान से मार डाले। वो थर थर कांपते दीवार में समा रही थी। इस दिन वो शीशे का टुकड़ा इसके सामने दराम की आंख पर बेदर्दी से मारने लगा था। वो इसे जान से भी मार डालता। इस दिन तो शायद बुराक का खून में लथपथ वजूद इसे रोक गया था, मगर आज शायद इसे ये हॉस्पिटल भी रोक नहीं पाएगा। ये इसकी आंखों में नाचती वहशत और सुर्खी से बखूबी आया था। अबीर का अब अपने कदमों के सहारे खड़े रहना मुश्किल था। वो इतनी शिद्दत से कांप रही थी। असफंदियार खान का डर इस पर हावी हुआ था। असफंदियार खान बिना रुके दराम खान के चेहरे पर मुक्के मारते जा रहा था। वो पल में इसके चेहरे का नक्शा बिगाड़ चुका था। दराम खान ने चीखते हुए असफंदियार खान के बैंडेज लगे बाजू को बेदर्दी से जगड़ते दबोचा। वो इस वक्त खून से तर हुआ था। इसके स्टिचेस खुलकर इसका बाजू फिर से दागदार, यार कितना दर्द दे होगा स्टिचेस लगा बाजू खींचना। स्टिचेस खुल गए, यार कितनी दर्द दे लाइन है। फिर से दागदार कर चुके थे। मुझे तो सोच के ही ना बस दिल कांप रहा है। असमन दर्द से कराते आंखें मैच गया था। दराम खान ने इसका बाजू को जगड़ते जवाबी कार्रवाई करते इसके जबड़े पर मुक्का पूरी कुव्वत से मारा था। इसके बेदर्द वार से असमन के हलक में खून घुला था। अबीर ये देखते रोते हुए मुंह पर हाथ रखे दोनों हाथ सख्ती से रोक चुकी थी। वो जानती थी इसकी जरा सी चीख निकलने पर असफंद यारखानी से यही जमीन में जिंदा गाड़ देगा। असफंद यारखान ने दराम खान को गिरबान से पकड़ते से जमीन पर पूरी कुव्वत से पटका था। दराम खान जमीन पर सर के बल गिरा था। असफंद यारखान पर जुनून वहशत सी सवार थी। अबीर को इसके इस कदर करीब खड़े देखकर वो अपना आप खोते पागल हो रहा था। इससे पहले वो उड़ता असफंद इसकी तरफ बढ़ते इसकी टांगों पर अपना घुटना रखते इसके चेहरे पर बेदर्दी से पूरी कुव्वत से मुक्के मारने लगा। वो लोग हॉस्पिटल के जिस हिस्से में थे वो कतरे सुनसान और अलग थलग था। रात गहरी और ठंडी बर्फीली थी, इस वजह से यहाँ कोई भी नहीं था। दराम खान की चीखें हॉस्पिटल में बखूबी सुनाई दे रही थी। असफर ने एक आवाज नहीं निकाली थी। वो दांत पर दांत जमाए हुए था। दराम खान ने बसपंत यार खान की टी शर्ट से नजर आते इसके जख्मी सीने पर अपनी सख्त खुरदरी उंगलियां गाड़ते अब इसके बैंडेज लगे सीने को बेरहमी से खरोंचा। दराम खान की बेरहमी से अब इसके सीने पर खून की बूंदें चमक रही थी। असफंदियार खान दराम खान के चेहरे का नक्शा बिगाड़ चुका था और दराम खान असफंदियार खान के जख्मों का नक्शा बिगाड़ चुका था। असफंदियार खान की सफेद शर्ट खून से सुर्ख हो चुकी थी। वो इस वक्त ब्लैक ट्राउजर और सफेद टी शर्ट में मलबूस था जो खून से सुर्ख हो चुकी थी। दराम खान ने इसका जख्मी सीना नोचते इसके जबड़े पर अपने आईनी हाथ का मुका बनाए पूरी कुव्वत से दे मारा था। असफंदियार खान के होठ से खून निकलते इसके हलक में घुला। तुम्हारी जान ले लूंगा मैं आज। कहा था तुमसे मेरी बीवी से दूर रहना। इस पर सिर्फ असफंदियार खान का हक है। वो सिर्फ मेरी है। तेरी हिम्मत कैसे हुई असफंदियार खान की जाती मलकियत के इतने करीब खड़े होने की। आज तुझ जैसे जलील को मेरे हाथों कोई नहीं बचा सकता। असफंदियार खान अपने ट्राउजर की पॉकेट से पिस्टल निकालते दराम खान की पेशानी पर रख गया। अबीर के लब्बों से अब फलक शिगाफ चीख बरामद हुई थी। इसकी चीख पर असफंदियार खान की रंगत में शदीद सुर्खियां गिली थी। वो अपनी पिस्टल दराम खान की पेशानी से हटाकर अबीर पर इसी लम्हे तान गया। एक आवाज नहीं, अगर दोबारा तुम्हारे लब्बों से आवाज निकली खुदा की कसम तुम्हारी चीथड़े कर दूंगा। असफंद इस पर अपनी खूंखार निगाहें गाढ़े नफरत ज़दा अंदाज में गिराया था। अबीर अपने मुंह पर हाथ जमाते थर थर कांपते अपने सिसके गले में घूरते अपने आंसू तक रोक चुकी थी। इसकी नीली आंखों में नफरत देखते इसके दिल को जैसे किसी ने अपनी मुट्ठी में दबोचा था। पहली मर्तबा इसकी आंखों में ऐसी सर्द महरी और नफरत सी देखी थी। असफंद का ध्यान अबीर की तरफ देखते दराम खान ने इसके जिबड़े पर पूरी कुव्वत से एक और मुक्का जड़ा। असफंद अपना एक घुटना इसकी टांगों के बीच जमाते एक हाथ से इसका गिरेबान जकड़े हुए था। दराम अपनी पूरी कुव्वत लगाते हुए भी इसे खुद से दूर नहीं कर पा रहा था। अश्विनी अरखान इस वक्त इतना जुनूनी हो रहा था कि दराम खान जैसा मजबूत आदमी भी इसका मुकाबला नहीं कर पा रहा था। दराम खान भी अपनी पूरी कुव्वत लगाते इसका हुलिया बिगाड़ते से खून में नहला चुका था। ए, आज तुझे ऐसी मौत दूंगा, मौत भी तुझ पर रहम खाएगी। तू इस औरत के सपना देख रहा है जिसे हवा भी छुए मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतना पागल और जुनूनी हूं मैं इसके लिए। असफंद इसका गिरेबान जगड़ते गिराया। असफंद जरा से भारी आवाज से पुकारते तेज तेज कदमों से इसकी तरफ बढ़ा। डॉक्टर माहम और अब्रिश अभी जनान के पीछे तेज तेज कदमों से असफंद यार खान की तरफ बढ़े। असफंद ने मुड़ते हुए एक नजर जनान को देखा था। दूसरे लम्हे उदराम खान की पेशानी पर अपनी पिस्टल ताने इसकी नोक इसकी पेशानी पर बढ़ा गया।
इससे पहले वो गोली चलाता। जरान इसकी तरफ बढ़ते दोनों हाथों से पूरी कुव्वत से धक्का दे चुका था। असफन की पिस्टल से गोली निकलते सामने दीवार पर जा लगी थी। डॉक्टर माहम ने बेयकीनी से दीवार में सुराग होते देखा था। असफन की पिस्टल पर सिलेंसर लगा था और ना गोली की आवाज दूर तक जाती और ये बच्चों का वार्ड का एरिया था। डॉक्टर माहम बेयकीनी से अमरीश को देखते असफन यार खान को देख रही थी। सर शेराम की फैमिली से इसे इस सब की तवक्का न थी। असफन जमीन से उठता दराम खान की तरफ बढ़ा। सरान इसे इसके कंधों से थामकर दीवार के साथ लगा गया। क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो तुम? अस्पताल है ये। जरान दबी आवाज में चीखा था। हॉस्पिटल है, या फिर ऐसा कर इसी हॉस्पिटल में मुझे दफन कर दे। पकड़ ये पिस्टल मेरे सीने में उतार दे। असफन ने गहरा सांस लेते इसे सर्द सुरख आंखों से देखते जरान के हाथ में पिस्टल थमाई। जरान ने लब भेदते से देखा था। नहीं कर सकता, फिर मुझे इसे मारने दे, वरना मैं यही पिस्टल अपनी कनपट्टी पर रखकर चला दूंगा। असमंद अपनी पिस्टल अपनी कनपट्टी पर रखे जरान की आंखों में अपनी सुरख आंखें गाड़े कराया। मुन्नू लगदा अजे किस्सा कमाम कर दुए दा। शक पैंदी पई मुन्नू। तमाशा मत करिए, हॉस्पिटल है यहाँ, मेरा भाई जख्मी हालत में मशीनों में जकड़ा हुआ है। इसका नहीं, मेरी दोस्ती का लिहाज रख ले। जरान इसका गिरेबान करते इसकी आंखों में देखते जवाबन गिराया। तेरी दोस्ती का ख्याल करूं? हाँ, कब तक तेरी दोस्ती का ख्याल करूं मैं आखिर? तू समझता है मेरा दर्द तुझे नजर आता है, मेरी तकलीफ, जो मैं तेरी दोस्ती का ख्याल करूं? ठीक है, मुझे ख्याल है अपने भाई का, अपनी बहन का। खत्म कर ये सब कुछ आज, मुझे अपने हाथों से मारकर खत्म कर ये दर्द का रिश्ता जो तेरे नजदीक दोस्ती का रिश्ता है। असमत पिस्टल अपनी कनपट्टी पर रखकर तबे अंदाज में चीखा। पिस्टल नीचे कर असमत, वरना मैं तेरा हुलिया बिगाड़ दूंगा। जानता है तू मुझे? जरान ने इसे कनपट्टी पर पिस्टल की नोक का दबाव बढ़ाते देखते इसे सख्ती से धमकी अमेज लहजे में वार्न किया। अबीर असमत को अपनी कनपट्टी पर पिस्टल रखते देखकर जल्दी से इसकी तरफ बढ़े। जरान इसे सर्द सुरख नजरों से घूरते इशारे से आगे बढ़ने से रोक चुका था। सरान की निगाहों में सर्द मैरी और बेइतबारी देखकर वो वहीं पर रुके, मुंह पर हाथ रखते रोने लगे। दराम खान जमीन से उठते गहरे सांस लेते अपनी नाक और मुंह से निकलते खून को अपने बाजू से साफ करते अपने पिस्टल की तलाश में नजरें दुराई। वो भी आज असफंद यार खान को छोड़ने का इरादा नहीं रखता था। असफंद यार खान का वजूद इसे कभी कांटे की तरह चुभा था। जिस लड़की के दिल में वो बसता था वो अभी भी इसके दिल में अपना डेरा जमाए बैठी थी। हो सकता वो वक्त के साथ निकल जाती वो इसके दिल से, मगर अभी तो वो असमत यार खान को देखते जल रहा था। जो करना है कर ले, ये दोस्ती खत्म करना है कर ले, जो तू चाहता है वो कर। मैं आज वही करूंगा जो मेरा दिल कह रहा है, और मेरे सीने में दहकती आग रोशन है जो मुझे कह रही है इस इंसान के चीथड़े कर दूं। इसी तरह ही ये आग ठंडी होगी, वरना मेरी गैरत मुझे बेमौत मार देगी, और बेमौत मैं सिसक सिसक कर नहीं मर सकता, समझा तू? असफन जरान की आंखों में देखते बर्फीले लहजे में फंकारा। दूसरे लम्हे वो द्राम की तरफ बढ़ा। असफन, जरान चीखा था। असफन यार खान द्राम की तरफ बढ़ते इस पर पिस्टल तान गया। द्राम खान भी जवाबन इस पर अपनी पिस्टल तान गया। असफन यार खान की आंखों की सुर्खी भरी थी। तेरी कब्र यहाँ बनाने से पहले मुझे कुछ नहीं होगा। असफंद राम खान की आंखों में देखते गिराया। जरान, अबीर, अबरी सब इन दोनों को बेबसी से देख रहे थे। दोनों की आंखों में खून सवार था। ये सब देखते अबीर की तो सांसें रुक रही थी। अबीर की बुलंद सिसकारियों पर जरान ने सर्द सुरख नजरें अब अबीर पर गाड़ी, जिसने जवाबन जरान को जख्मी नजरों से देखते मुंह फेर लिया था। डॉक्टर माहम ये देखते जल्दी से दराम खान के आगे आई थी। मिस्टर असमन, मुझे समझ नहीं आता मैं आपसे क्या कहूँ। शेराम सर की वजह से आपकी मेरे दिल में बड़ी इज्जत थी, जो अभी आपको देखते खत्म हो गई। ये चिल्ड्रन वार्ड है जहाँ बहुत से नाजुक क्रिटिकल कंडीशन के बच्चे जिंदगी की तरफ लौटने की कोशिश कर रहे हैं। आपका भाजा बेहराम खान भी इधर अपनी सांसों से जिद्दोजहद करते अपनी जिंदगी बचाने की मुसलसल कोशिश कर रहा है। जो हॉस्पिटल सर शेराम ने अपनी दिन रात की इंतक मेहनत से बनाया, अपनी जमीन में जायदाद, बैंक बैलेंस, यहाँ तक अपनी सांसें तक इस हॉस्पिटल को दे दी। जब यहाँ आप खून बहाएंगे तो इस हॉस्पिटल की रेपुटेशन क्या रह जाएगी? और सिर्फ इस हॉस्पिटल की नहीं, पाकिस्तान की रेपुटेशन भी खराब होगी। ये न्यूज़ बाहर का मीडिया बार बार दिखाएगा। और क्या मिलेगा आपको ये कत्ल करके? वक्ती तौर पर आपके बदले की आग को तो राहत मिल जाएगी, मगर जिसको आपको मारना चाहते हैं वो एक 7 साल के बच्चे का बाप है जो अपनी याददाश्त खो चुका है। अगर वो अपने बाप को खो देगा इसी लम्हे अपनी जान से जाएगा। क़यामत वाले दिन आप पर इस मासूम बच्चे का बेगुनाह खून होगा। यहाँ आप जरा सा दर्द मिलने पर जी नहीं पा रहे, वहां क्या करेंगे?
जब खुदा आपसे हिसाब मांगेगा। डॉक्टर मोहम्मद असफद यार खान की आंखों में देखते संजीदगी से बोली। असफद यार खान गहरे सांस लेता कुछ पल डॉक्टर माहम को देखता रहा, फिर असफद ने अपने जबड़े भेजते अपनी पिस्टल सामने दीवार पर दे मारी थी। तराम खान अपनी पिस्टल अपनी जेब में डालते इसी लम्हे बिना किसी देर किए बुराक के कमरे की तरफ बढ़ गया था। बुराक के अलावा इसे इस वक्त किसी की परवाह नहीं थी, इसके बेटे को सच में इसकी जरूरत थी। जरान गहरे सांस लेता पूरी कुव्वत से मुक्का दीवार पर दे मार रहा था। अगर असफद को कुछ हो जाता वो क्या करता। असफद यार खान के भारी कदम अब भीड़ की तरफ थे। भीड़ असफद यार खान को अपनी तरफ बढ़ते देखते पीछे को होती दीवार में समाई थी। वो इसकी तरफ बढ़ते इसकी कलाई अपनी आईनी हाथ में जकड़ गया। अब भीड़ में इतनी हिम्मत नहीं थी वो मजामत करती, वो इसके साथ खींचती चली गई। इसे जकड़े वो आगे बढ़ा था कि जरान जल्दी से असफद की तरफ बढ़ते इसके मुकाबले आया। बहन है ये मेरी, तू मेरे होते हुए इसके साथ कोई बुरा सलूक नहीं कर सकता। जरान ने असफद की कलाई अपने हाथ में जकड़ते इसकी आंखों में सर्द निगाहों से देखा। बीवी है ये मेरी, जैसे अब्रिश है बीवी तेरी। इसके मामले में तो किसी की इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं करता, यहाँ तक अपने दोस्त के लब्बों से इसका नाम सुनना बर्दाश्त नहीं करता, ऐसे ये भी बीवी है मेरी। खुद की जगह एक पल के लिए मुझे रख कर सोच, तुझे पता चलेगा कैसे तेरी दोस्ती की जंजीर ने मुझे जकड़ा हुआ है। और फिक्र ना कर, कुछ नहीं कहूंगा इसे, ना आज और ना आइंदा कभी, जब तक असफद यार खान की सांसें चल रही हैं। तेरी दोस्ती पर एक आंच नहीं आएगी, मगर अब भी तू बीच में आया सब कुछ तहस नहस कर दूंगा। आसमान सर्द नजरों से जरान को देखते लफज शुबाते गिराया। जरान ने गहरे सांस लेते आसमान की कलाई छोड़ी तो अभी ने लड़सते हुए बेयकीनी से जरान की आंखों में अपनी शिकवा किनारे जख्मी निगाहें गाड़ी थी। जरान अबीर की शिकवा किनार निगाहें देखते रुख पलट गया था। असफद इसकी कलाई जकड़ते तेज तेज कदमों से वहां से चला गया। अबीर इसके कदमों का साथ देते इसके साथ खींचती चली गई थी। जरान ने बेबसी से दीवार पर कई मुक्के जड़ दिए थे। अब्रिश लब काटते हुए नब निगाहों से जरान को देख रही थी। डॉक्टर माहम अपने सर को हाथों से दबाती तासुब से सर हिलाती तेज तेज कदमों से ओटीपी की तरफ बढ़ गई थी। असफन इसकी कलाई जकड़ते खाली कमरे का दरवाजा खोलते इसे बेदर्दी से बेड पर पटक गया था। अबीर बेड पर उन्हें मुंह गिरी थी। इसने सीधे होते खौफजदा निगाहों से असफन की तरफ देखा जो इसकी तरफ बढ़ते इसके एक तरफ घुटना रखते दूसरे हाथ में इसके बाल बेदर्दी से गद्दी से जकड़ते इसे इसका कद चेहरा अपने करीब करते इसकी आंखों में अपनी आंखें गाड़ गया। मना किया था तुम्हें, मुझे इसके करीब नजर ना आओ। और तुम इसके करीब खड़ी अपने बालों और अपनी खूबसूरती की नुमाइश कर रही थी। क्या कर रही थी इसके साथ इस हॉस्पिटल के सुनसान एरिया में। असफर ने इसके बाल बेदर्दी से खींचते इसकी गर्दन को बेदर्दी से झटका देते इसका चेहरा मजीद अपने करीब करते इस पर अपनी सिलकती सांसें छोड़ी। आप मुझ पर शक कर रहे हैं, मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। अबीर दब्बे अंदाज में अपने बाल छड़वाते चीखी थी। जल रहा हूं मैं, आग दहक रही है मेरे अंदर। इतनी जलन है कि मुझे पता ही नहीं चल रहा कि मैं तुम पर इतबार कैसे करूं। हॉस्पिटल के कॉरिडोर जहां नीम अंधेरा छाया था, तुम नंगे सर के साथ इसके करीब खड़ी बातें कर रही थी। तुम्हें एक पल के लिए ख्याल नहीं आया इस हॉस्पिटल में तुम्हारा शोहर मौजूद है और तुम उल्टा मेरी आंखों में आंखें डाले मुझ पर चीख रही हो। जी कर रहा है आज सब कुछ खत्म कर दूं, हर रिश्ता खत्म कर दूं, तुम्हें तलाक दे दूं। असमत की बात पर अबीर की आंखों में खौफ लहराया था। क्या हुआ, खौफ क्यों छाया है इन आंखों में। यही तलाक तुम पूरी हवेली के सामने मुझसे मांग चुकी हो। कर दूं तुम्हारा शौक पूरा, हाँ। अशमंद इसके बालों को बेदर्दी से दबोचते इसकी आंखों में देखते फंकारा इसकी बेरहम गिरफ्त पर अबीर की आंखों से मोती टूटकर रुख पर बरसे थे। वो सिसकते हुए खामोशी से असमंद की नीली आंखों में देख रही थी। अपनी पाकबाजी की कभी आपको गवाही नहीं दूंगी, चाहे मुझे छोड़ दें या जिंदा जमीन में गाड़ दें। अबीर इसकी आंखों में देखते कड़प से बोली। कभी मांगूंगा भी नहीं तुमसे तुम्हारे किरदार की गवाही, मैं कभी मांग सकता हूँ। यही फर्क है मेरे इश्क और तुम्हारे किए हुए इश्क में। अगर कभी मांगा तो अपनी जान से जाऊंगा। असमत यार खान इसकी आंखों में देखते ही सजाइया बोला। जब औरत जलती है तो मर्द के करीब आती है, और जब मर्द जलता है तो वो इस औरत से दूर हो जाता है। और जब किसी गैर मर्द को बेंच पे लाती है, बीच में लाती है, मर्द की गैरत इस औरत को जान से मारने को या तलाक देने को कहती है। मैं ये दोनों काम नहीं कर सकता, मगर आज के बाद तुम मेरे दिल से उतर गई हो। मगर आइंदा तुम्हारे साय पर भी इसकी नजर पड़ी, कसम खाता हूँ रब की, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके चील कौवों को खिला दूंगा। असमन इसके बाल झटके से छोड़ते लंबे लंबे ढक भरता कमरे से निकल गया था। अबीर गहरे सांस लेते बेड से टेक लगाए घुटनों में मुंह छुपाए सिसक पड़ी थी। जरान हॉस्पिटल के स्टाफ रूम में कब से टहलते हुए अपनी मुठ्ठियां बेचे चक्कर लगा रहा था। असमत अबीर का हाथ खींचते हुए ले गया था। जरान तब से ही बहुत बेचैन था। इस वक्त वो ब्लैक जींस पर ब्लैक शर्ट पहने हुए था। हवेली से इनके कपड़े खाना सब कुछ दरखशां ने ड्राइव करके हाथ भिजवाया था, ड्राइवर के हाथ भिजवा दिया था।
अबरी दरवाजे के साथ टेक लगाई इसे देख रही थी। वो कई घंटों से इसे आईसीयू के बाहर खड़ा रहा था, 1 मिनट नहीं बैठा था। अब पिछले 1 घंटे से ऐसे ही चक्कर लगा रहा था। अबरीश उसे परेशानी से देख रही थी। इसके चेहरे पर इश्तियाल की सुर्खी देखते वो डर के मारे इसके पास भी नहीं जा रही थी। मजीद इसे ऐसे देख भी नहीं सकती थी। वो दरवाजे को लॉक करते गहरे सांस लेते जरान की तरफ आहिस्ता से बढ़ते इसके सीने से के साथ लिपटी। जरान अब्रिश को खुद के साथ लिपटा देखकर यकदम रुका था। रिलैक्स जरान। वो इसकी चौड़ी पुश्त पर अपने बाजू का हिसार मजबूत करते इसकी गर्दन पर अपने लब रखते बोली। जरान इसके एक्ट पर सटल हुआ था। वो यहाँ ऐसा कुछ करेगी वो बेयकीन हुआ था। जरान के सटल होने पर वो मजीद इसके साथ लिपटी से अपनी नाज़गी महसूस करवाते इसकी गर्दन पर अपने सिलकते लब रखते वहां अपने दांत गाड़ते लब बाइट बनाने लगी। वो इस वक्त इसे सुकून पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। कमरे में इसके करीब आने पर वो पागल हो जाता था। ऐसे करके वो बहुत बार इसे हवेली से बाहर जाने से रोक चुकी थी। अक्सर वो अपनी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग कैंसिल करते बेखुद होते इसमें खो जाता था। फिर रात रात भर इससे दूर नहीं होता था, ना वो इसे दूर होने देती थी। जरान बमुश्किल अपने इश्तिकाल पर काबू पा रहा था। इस वक्त इधर इस जगह पर इसकी हरकत पसंद नहीं आई थी। वह इसकी गर्दन पर लव बाइट बनाते अपने हाथ बेबाकी से इसके बदन पर फेरती इससे बहुत बेबाकी से लिपट रही थी। जरान मजीद अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर सका था। वो गुस्से से इसे खुद से दूर करते सामने दीवार में पटक गया। अब्रिश दूर होते लड़खड़ाते हुए दीवार के साथ जा लगी। अब्रिश ने तोहिनो खुजाला से सुरख पड़ते भीगी नम आंखों से जरान को देखा, जो इसके ऐसे देखने पर जबड़े भेजते अपनी चौड़ी हथेली पर मुक्का मार गया। ये हॉस्पिटल है अब्रिश, और मेरा भाई किस हालत में है तुम जानती हो। जरान इसकी भीगी आंखें बेतरतीब सांसें और इसकी भेजी मुठियां देखते बोला। अब्रिश गहरे सांस लेते से जख्मी नजरों से देख रही थी। जरान इसके जख्मी निगाहों से देखने पर अपने हवास खो रहा था। बाइरा भीड़ इसे ऐसे देख रही थी और अब यहाँ अब्रिश इसे लग रहा था वो बहुत जल्द अपने हवास खो देगा। मैं सिर्फ आपको सुकून पहुंचाने की कोशिश कर रही थी, आपको थोड़ी देर के लिए सबसे निकालने की कोशिश कर रही थी। अब्रिश भीगे लहजे में कांपते लब्बों से बोली। वो इसे ऐसे खुद से दूर कैसे पटक सकता था। वो अभी तक बेयकीन थी। तुम्हें लगता है इस सबसे मैं रिलैक्स हो जाऊंगा और मेरी गर्दन पर सब निशान देखेंगे तो क्या कहेंगे। जरान अपनी गर्दन को एक हाथ से रब करते झंझलाया था। हाँ, मुझे लगा था आप रिलैक्स हो जाएंगे, मेरा वजूद आपके लिए सुकून का बाइस है तो यकीनन आप हो जाएंगे। मगर मैं गलत थी। आपके नजदीक सब अहमियत रखते हैं सिवाय मेरे, और मेरे दिए हुए निशान आपके लिए शर्मिंदगी का बाइस है, ये मुझे आज पता चला। अब्रिश भीगे लहजे में बोलते रो दी थी। जरान अब गहरे सांस लेता अपने बाल मुट्ठियों में जकड़ गया था। इसे लग रहा था अनकरीब सबसे पागल कर देंगे, सब इसे पागल कर देंगे। अम्बरीश कुछ पल इसे देखते रही, फिर मुड़ते हुए दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा था। इससे पहले वो दरवाजा खोलती जरान इसे बाजू से जकड़ते इसे दीवार के साथ लगाते इसके अतराफ में अपने दोनों हाथ रखते इसे मैसूर कर गया था। जाने दो मुझे, तुम्हें मेरी जरूरत नहीं तो मैं इधर नहीं ठहरूंगी। वो इसे देखते अब अपने आप से तुम पर आई थी। इसके तुम कहने पर जरान के लब्बों पर न चाहते हुए भी मुस्कुराहट दड़ आई थी। ऐसे ही करती थी जब दिल चाहता था, आप कहती थी जब दिल चाहता था तुम कहती थी। इसे गुस्से और दर्द में देखकर वो इसे हमेशा आप कहती थी। जब खुद गुस्से और प्यार में आती थी तो तुम कहना शुरू कर देती थी। वो तो इसके साथ तुमसे और आपसे तुम कहने वाली अदा पर ही बुरी तरह घायल था। सुकून पहुंचाना है मुझे तो ऐसे थोड़ी पहुंचाते हैं। तुम्हें अच्छी तरह पता है मेरा सुकून कहाँ है। वो इसकी चादर से रखते इसकी गहराइयों पर बेबाकी से निगाहें गाड़ गया। अब्रिश इसके यूं बेबाकी से देखने पर सुलग पड़ रही थी, मगर जुआबनी से न रूठे अंदाज में शिकवा की निगाहों से देखा। कितना परेशान हूं मैं, तुम भी मुझे ऐसे नाराजगी दिखाकर परेशान कर रही हो। जरा ने इसके सुरख आर्ज पर नरमी से उंगलियां फेरते शिकवा के लहजे में पूछा। अब्रिश न रूठे अंदाज में अब नजरें झुका गई थी। इसका खुद से दूर करना वो भूल नहीं पा रही थी, और शराब ठीक हो जाए वो अपने कमरे में दिन रात तुमसे सुकून ही हासिल करूंगा। आखिर लाला का मुकाबला भी तो करना है। जरान इसे कमर से हाथ डालते इसे अपने करीब करते इसके कान के लोगों दांतों से काटते बेपाक सरगोशी कर गया। मुझे आइंदा किसी भी सिचुएशन में खुद से दूर ना झटकना, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगली बार ऐसा किया मार डालूंगी तुम्हें, या फिर खुद को मार डालूंगी। अम्बरीश इसका गिरेबान दोनों हाथों से जकड़ते इसकी आंखों में देखते गिराई। यस बॉस। जरान इसकी हरकत पर महफूज होते मुस्कुराया था, लेकिन एक कंडीशन है। जरान इसके हाथ अपने कॉलर से छुड़वाते हुए इसे गहरी निगाहों से देखते बोला। क्या? अम्बरीश ने इसकी आंखों में देखते भीगे लहजे में इस्तफार किया। आइंदा जब भी मेरे करीब आना पूरी बेशर्मी से आना। मेरी बेशर्म बीवी तुम्हारे लिए हॉस्पिटल क्या और फार्म हाउस का कमरा क्या। जरान
اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے، اسے تھوڑا سا اوپر اٹھاتے، اس کی شرٹ اوپر کو کھسکاتا، اس کی گہرائیوں میں اپنے دانت نرمی سے گاڑتے اپنی شدت بھرپور انداز میں دکھانے لگا۔ وہ بری طرح سے سکر رہ گئی تھی، وہ واقعی میں وقتی طور پر اسے ریلیکس کر چکی تھی، یا پھر وہ اندر سے اتنا ٹوٹ کر بکھر رہا تھا۔ اس وقت ابرش کی ناراضگی افورڈ نہیں کر سکتا تھا، وہ ابرش کی گرم شال اپنے اور اس کے گرد لپٹتے اسے اپنے سینے سے لگائے آنکھیں میچ گیا تھا۔ ابرش بھی اس کے سینے پر سر رکھے آنکھیں مون چکی تھی۔ ہائے اللہ! تو آج اگین ہماری ایپیسوڈز ختم ہوتی ہیں ہائے اللہ کے ساتھ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ دونوں ایپیسوڈز بہت اچھی لگی ہوں گی۔ اگر اچھی لگی ہوں گی کائنڈلی ویڈیو کو لائک کریں، اور یار یہ نیو چینل کو بھی ہمارے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں۔ کیا بات ہے، لاسٹ چینل پر تو آپ اتنا زیادہ سپورٹ کرتے تھے، ادھر تو بس وہ جو کہہ لو واٹس ایپ کے کمیونٹی کے ممبرز ہیں انہوں نے جسٹ سبسکرائب کیا ہوا، نیو کوئی نہیں سبسکرائب کر رہا۔ تو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں تاکہ میں روز آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ نیو نیو ویڈیوز لے کر آؤں۔ تو بہت جلد ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک خیال رکھیے گا اپنا، اپنے گھر والوں کو، اپنے عزیز داروں کا، اور جو کوئی آپ کے عزیز ہے لاسٹ میں اپنے بھائی کے لیے لازمی دعا کریے گا۔ ملتے ہیں بہت ہی جلد نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔